वीडियो लेक्चर में लिए चलता हूं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद होगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के बाद होगा। अब तक आप एरोमेटिक का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ चुके हैं और एलिफेटिक का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। अब जो उनके रिएक्शंस हैं उन पे बात कर रहा हूं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो पहले मैं लेता हूं रिएक्शन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, बहुत सवाल बनता है इस पर। अभी पहले समझ लीजिए मोटी मोटी रिएक्शन क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि RX लिखा है और RX की रिएक्शन किसके साथ है? RONA के साथ। ये रिएक्शन, ये एल्काइल हैलाइड है और ये सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कैसे आता है? ये NaOH एल्कोहलिक होता है बेटा, या KOH एल्कोहलिक। मतलब मेरा कहने का है कि अगर लिखा हुआ है RX और एरो पर लिखा है KOH एल्कोहलिक, तो जैसे ही आप ये देखोगे KOH एल्कोहलिक लिखा है, KOH एल्कोहलिक, एल्काइल हैलाइड है और KOH एल्कोहलिक लिखा है, तो आप ये समझ लीजिए ये दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है। या तो ये हो सकती है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, या तो हो सकता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और या तो हो सकता है ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये खास बात है SN2 होती है। अब देखिए ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, अगर लिखा है एल्काइल हैलाइड प्लस मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड का मतलब सोडियम एल्कोक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम एल्कोक्साइड भी हो सकता है। यानी NaOH एल्कोहलिक ले लिया जाए तो सोडियम एल्कोक्साइड होगा और अगर KOH एल्कोहलिक ले लिया जाए तो पोटेशियम एल्कोक्साइड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि सपोज कि आपने एल्काइल हैलाइड लिया और उसके साथ एल्कोहलिक KOH ले लिया, तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस ही हो। ये दो रिएक्शन देता है, एक देता है ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब H, हैलोजन मतलब X, यानी HX का निकलना। तो HX का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ HX, H का एलिमिनेशन वाटर के फॉर्म में होता है, X का एलिमिनेशन KBr KX के फॉर्म में होता है। ये रिएक्शन आप एलिमिनेशन में पढ़ेंगे, वहां भी रिजल्ट यही होंगे, लेकिन ये आप एलिमिनेशन में पढ़ेंगे। अब बात आती है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, दूसरी रिएक्शन, यही रिजल्ट दूसरी रिएक्शन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस शो करता है। अब ये यहां पर आप ध्यान रखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये भी ध्यान रखिए ये सेकंड ऑर्डर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहां पर विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस विल ऑलवेज बी विद द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, SN2, न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखिए इसकी बात हम लोग कहां करेंगे? एलिमिनेशन में। तो आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में SN2 मैकेनिज्म होती है और मैंने आपको बताया है, मैंने क्या बताया है कि जो SN2 मैकेनिज्म
मैकेनिज्म है बेटा, SN2 मैकेनिज्म, उसमें रिएक्टेंट क्या होता है? मेनली जो रिएक्टेंट है वो होता है CH3Br यानी X हैलोजन या RCH2X। ये दो कंपाउंड जो है वो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कैपेबल हैं SN2 मैकेनिज्म देने के। तो आप ये पक्का ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों हैं तभी वो रिएक्शन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस प्रोवाइड करेगा। यानी एक ये देगा विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस और ये देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं RCRHX की या मैं बात करूं X की, तो ना तो ये देगा और ना ये देगा। यानी इसका मतलब यहां पर देखिए बेटा, देखो ध्यान से, ये यहां पर कैसा है 1 डिग्री कार्बन, ये यहां पर 2 डिग्री कार्बन और ये 3 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन पर अगर X लगाएंगे, हैलोजन लगा है, तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देगा, यानी सेकेंडरी नहीं देगा और टर्शियरी नहीं देगा। सेकेंडरी टर्शियरी these two will not show विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये बात समझ में आई? ये क्या देंगे? ये एलिमिनेशन शो करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये एलिमिनेशन मेनली शो करेंगे और ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। मेरी बात समझ गए? इसका मतलब पहली बात ये समझ लीजिए, अगर ये 4 ऑप्शन लिखे हैं तो उसमें यही दो हैं जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस देते हैं। अब मैं रिएक्शन पे आता हूं, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब रिएक्शन पे आता हूं कि ये कैसे होता है और क्या होता है इसमें। देखिए, अगर मैं कहूं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अगर मैं कहूं कि NaOH लिया गया और उसके साथ अल्कोहल लिया गया ROH। अब देखिए यहां पर ये कैसा है बेटा, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस OH-, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। तो क्या हो जाएगा? ROK+ और वाटर। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो यहां इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब रीजन क्या लेते हैं? मान लेते हैं RX है, तो RO-, ये क्या करेगा? यहां पर अटैक करेगा। क्या बना? R-, ये मैंने दूसरा को ले लिया है एल्काइल, तो ROR, और क्या निकल जाएगा? X-, ये लीविंग ग्रुप हो गया। तो यहां पर ईथर बना। यानी मैंने आपको बताया कि ईथर कौन कौन बना सकता है? मिथाइल ब्रोमाइड, सपोज करिए C2H5O माइनस रिएक्शन हो रही है, या CH3 CH2Br एथाइल ब्रोमाइड लिया जाए और रिएक्शन इसकी करा दी जाए C2H5O- की। तो अब इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? इसमें प्रोडक्ट्स बनेंगे CH3O C2H5, ये निकल गया Br-, यहां पर क्या बनेगा? C2H5O C2H5 Br-। अब ये आपके जो है SN2 मैकेनिज्म है दोनों। ये एथॉक्स, यहां पर मेथॉक्सी इथेन बन रहा है, मेथॉक्सी इथेन, और ये एथॉक्सी इथेन है। ये मेथॉक्सी इथेन बेटा है और ये एथॉक्सी इथेन। देखिए, मेरा ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। SN2 मैकेनिज्म है। इसी जगह थोड़ी और बात कर लेते हैं। मान लीजिए CH3Br है और हमने लिखा सोडियम फिनॉक्साइड, तो रिएक्शन क्या होगी? NaBr निकल जाएगा।
NADR, यहां पर यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां और Br निकल जाएगा. दिस इज एनिसॉल. एनिसॉल इट इज एरोमेटिक ईथर, ये आपका एलिफेटिक ईथर. तो R को माइनस क्या करता है? R को माइनस दो तरीके से अटैक करता है. ध्यान से सुनो. पहला इसका अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह. या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, या तो ये बेस की तरह अटैक करेगा. तो ये एलिमिनेशन है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन. इसका जो प्रोडक्ट है, इस केस में प्रोडक्ट होता है ईथर. ईथर इज द प्रोडक्ट. और इसका जो प्रोडक्ट होता है सॉरी एल्कीन. तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होगा तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का प्रोडक्ट है ईथर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. इसकी बात हम लोग एलिमिनेशन में करेंगे. जब मैं एलिमिनेशन बताऊंगा, जब ये RO माइनस बेस की तरह काम करेगा, हम वो बात एलिमिनेशन में करेंगे. मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म है एक बात. दूसरा, ये या तो मिथाइल हैलाइड देगा या प्राइमरी हैलाइड देगा. क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है तो या तो मिथाइल हैलाइड देगा या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देगा. चलिए, ये हुआ विलियमसन्स ईथर रिएक्शन. रिएक्शन of RH with KCl and AgC, इनके साथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. यहां पर RH KCl लिया जाए इधर, तो क्या होगा? KCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो इट इज ब्रोकन इनटू K प्लस एंड Cl माइनस. अब देखिए, यहां मैं बात करता हूं, जो Cl है इस पर नेगेटिव चार्ज है C पर और N पे लोन पेयर, तो इट हैज टू साइड्स टू अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल. इट हैज टू साइड्स, इसके पास दो साइड है एज ए न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल. कैसा? ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है. ठीक है, इसको एम्बिडेंट कहते हैं या एम्बिफाइल भी कह सकते हैं. यानी ये क्या करता है? ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से. अब इस पे नेगेटिव चार्ज है. अब देखिए जरा ध्यान से. अब अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, C पे नेगेटिव है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखिए, इट इज मोर रिएक्टिव. इट इज लेस रिएक्टिव. क्यों? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. नाइट्रोजन कैसा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, ये जाने नहीं देगा अटैक करने के लिए. ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा. लेकिन ये कार्बन कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये अपने लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को पकड़ नहीं पाएगा ठीक से. यानी इसका जो लोन पेयर है वो भागा भागा घूमेगा, इसका इंटैक्ट उसी के साथ रहेगा. तो अटैक कौन करेगा? ये अटैक करेगा. किसके ऊपर? यहां अटैक करेगा और X निकल जाएगा. क्या ये बात समझ में आई? ये Cn है, Cn का एक साइड कार्बन है, एक नाइट्रोजन है.
अगर हम कार्बन की बात करें, अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? कार्बन। क्यों? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, लेकिन कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये क्या करेगा? इट इज कैपेबल टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन, इट इज कैपेबल टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू द एल्काइल ग्रुप। ये ऐसा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट होगा RCN KX। यानी यहां पर बना RCN, मैं फिर से लिख देता हूं, RBr सपोज करिए, KCN प्लस माइनस, मैंने रीजन समझा दिया आपको। अब ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा यहां पर, यहां से निकल जाएगा ये। मैं भी इसका फायदा भी समझाऊंगा, क्या क्या फायदा हो सकता है। RCN प्लस KBr, लेकिन अगर ये रिएक्शन AgCN के साथ हो, RBr की रिएक्शन अगर AgCN के साथ हो, तब क्या होगा? अब ये यहां पर कोवेलेंट है, समझिए इस बात को, ये कोवेलेंट है, यानी इसका मतलब यहां पर ये बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। AgCN में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इट इज नॉट इजीली आयनाइज। सिल्वर साइनाइड आसानी से आयनाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ध्यान से देखिए, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, सुनिए, अगर मैं K को और Ag को दोनों को कंपेयर करूं तो क्या होगा? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, डी सबशेल जो होगा, डी सबशेल यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी सबशेल, तो डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बंधे नहीं होते हैं। यानी इसका जो न्यूक्लियस है सिल्वर का, इस सिल्वर का जो न्यूक्लियस है, ये सिल्वर है, न्यूक्लियस इन डी सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाइंड नहीं कर पाता। SPDF ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। जो S के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करीब होते हैं, फिर P फिर D, तो D के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। जो D के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे। जब दूर होंगे तो वो ज्यादा ओवरलैप करेंगे, इसका मतलब वो ज्यादा ओवरलैप करेंगे इसके साथ। तो ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ D सबशेल विद कार्बन, इट इज मोर कोवेलेंट। तो अगर ये बात की जाए KCN और AgCN में, तो ये कोवेलेंट नेचर है। एक सवाल ये भी बन गया बेटा, KCN और AgCN में कौन ज्यादा कोवेलेंट है? AgCN। अब अगर AgCN कोवेलेंट है तो ये आयनाइज नहीं होगा, ये आयनाइज हो जाएगा, ये आयनाइज नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, सिल्वर साइनाइड विल नॉट बी आयनाइज्ड। अब अगर ये बात क्लियर हो तो ये अटैक कैसे करेगा? ये आयनाइज नहीं हो सकता है, तो अब अटैक इसका लोन पेयर करेगा, ये होगा। और क्या बना देखिए, R Br N C Ag। अब यहां पर जैसे जैसे जाएगा, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, क्या होगा? ऐसा होगा। प्रोडक्ट क्या बना? RNC प्लस AgBr। अब देखिए AgBr प्रेसिपिटेट आउट हो गया, RNC बन गया। दिस इज आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड और ये साइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम कार्बिल एमाइड भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड को बेटा हम कार्बिल एमाइड भी कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए अगर आप आरएक्स से रिएक्शन करा रहे हैं केसीएल से तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल, ये हुआ तुम्हारा आइसोसाइनाइड। अगर एजीसीएल से करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है देखिए, अगर मैं कहूं कि आर सीएन है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, आरसीएन की हाइड्रोलिसिस कर दूं, सोचिए इस बात। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या बनेगा, सोचिए, बनेगा RCOOH। आगे बताऊंगा क्या निकल जाएगा, NH3, NH3 निकल जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या सही लग रहा है। अब अगर यही मैं RNC के बारे में सोचूं तब देखिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी हाइड्रोलिसिस करूं क्या बनेगा, सोचिए, हाइड्रोलिसिस करना है, दिमाग लगाइए। मैकेनिज्म करके दिखाऊं, चलिए इसको हटा के मैं मैकेनिज्म करके दिखाता हूं, समझना चाहते हैं तो अच्छे से समझ जाएगा। अगर RNC लिया गया, वाटर क्या है, वाटर है एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, सोचिए, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है यहां पर, तो ये न्यूक्लियस हुआ बढ़िया वाला, तो ये क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जरा देखिए क्या होगा, ये देखिए यहां पर ये कैसा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 2 2 4 2 6, यानी इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस है। तो अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या कहेगा, भैया इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, कहेगा कि नहीं कहेगा, कहेगा। अब इसने कहा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ऑक्सीजन ने कहा लो भाई ले लो, और जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हुआ, देखिए ऐसा हुआ। इस कार्बन पर नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं, आगे देखिए, ये बहुत आगे तक काम है। अब यहां पर बेटा ऐसा हुआ, कोई परेशानी, देखना ध्यान से, कोई परेशानी बताइए, जरा सी भी परेशानी हो तो बताइए, सब कुछ रीजन से हो रहा है, ठीक। ये बन गया। अब आप पूछेंगे ये ऐसे यहां क्यों गया, यहां क्यों नहीं गया, कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा रिएक्टिव है, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, तो H यहां चला जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, लोन पेयर बाय बॉन्ड कॉन्जुगेशन मीसोमेरिक इफेक्ट, ये रहा, ऐसा हुआ, तो यहां प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा बेटा, जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिया ऑक्सीजन पे प्लस आया, ऑक्सीजन पे प्लस आया, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव आया, तो क्या होगा, ये H तुरंत पहुंच जाएगा यहां पर। देखो क्या बना, देखिए सबके बॉन्ड कंप्लीट, देखिए
CO माइनस OH H ऐसा हुआ। यानी यहां पर जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पर प्लस आया, ऑक्सीजन पर प्लस आया, O पे माइनस आया, इस तरह का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, चलिए अब क्या होगा, यहां से ये निकला, मैं इस पर समझा, देखो ध्यान से, ये ऐसा इस तरीके से ये हटा, N पे माइनस आया और H पे प्लस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, क्या बन गया R NH2 प्लस HCOH, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड बना और एमाइन बना। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए ध्यान से, एक बार फिर बता देता हूं। वाटर ने अटैक किया यहां पर, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, वाटर ने अटैक किया, O पे प्लस आया, H निकला, H यहां पे चला गया, यहां पर उसके बाद लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट आया बेटा। अब मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस, N पे माइनस, H आके यहां जुड़ गया, यानी H यहां जुड़ गया, CHO हो गया। फर्दर अगर वाटर मॉलिक्यूल से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर यहां पर अटैक करेगा न्यूक्लियस है, इंटरचेंज होगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। देखिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं, हमेशा क्लियर कर दीजिए, फॉर्मिक एसिड बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBr प्लस AgCl क्या बनेगा, RNC प्लस AgBr। फिर अगर मैं RNC को हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या हो जाएगा, RNH2, ये अब याद कर लीजिए, पूरी मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं, SCOH। यानी अगर फॉर्मिक एसिड आपको बनाना है तो आप यहां से चलेंगे। दूसरा देखिए, RBr KCN से करेंगे तो क्या बनेगा, RCl AgBr। अब अगर RCl की हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या होगा, वाटर, है ना, वाटर से हाइड्रोलिसिस करा दें तो बनेगा RCOOH प्लस NH3। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप इस रिएक्शन के थ्रू जाएंगे, अगर आपको फॉर्मिक एसिड बनाना है तो आप इसके थ्रू जाएंगे। इसमें सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनेगा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके दैट्स ऑल, आगे चलते हैं। अब देखिए अगली रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की है, बस मैं आपको एलोबरेट कर रहा हूं कि कैसे कैसे इस पे सवाल बन सकता है। देखिए अगर मैं कहूं RBr की रिएक्शन KNO2 के साथ और RBr की रिएक्शन AgNO2 के साथ, फिर वही बात, जो KNO2 होता है उसमें ये होता है, और AgNO2 कोवैलेंट कंपाउंड है। अब सारी बातें वैसी है बेटा, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर विल अटैक, यहां क्या होगा, दिस विल अटैक, तो यहां बनेगा एल्काइल नाइट्राइट KBr, और यहां पर बनेगा, यहां बनेगा नाइट्रोएल्केन AgBr। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए यहां पर KNO2 बेटा लिया गया, अगर मैं KNO2 लूं तो क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट, जो एल्काइल होगा वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहां पर AgNO2 लेता हूं, अगर AgNO2 लेता हूं तो ये किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, इट इज नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन एंड दिस इज एल्काइल नाइट्राइट। ये तो अब ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जैसी साइनाइड के साथ थी, बिल्कुल वैसी। साइनाइड के केस में जो KCl लिया गया था वो आयनिक होता है, और यहां पर जो यहां KNO2 लिया गया ये आयनिक है, वहां पर AgCl लिया गया था कोवैलेंट था, यहां पर AgNO2 लिया गया ये कोवैलेंट है। ओके इसको हटा,
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें सवाल बहुत बनते हैं। अगर मैं कहूं अमोनोलिसिस की बात, अमोनोलिसिस किसकी बात कर रहा हूं, अमोनोलिसिस, ठीक है। देखिए यानी इसका मतलब मैंने RX लिया और अमोनिया ले लिया, बस खास बात थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो RX है बेटा, RX ये खूब सारा ले लिया, एक्सेस। अब RX हमने खूब सारा ले लिया, RX किसमें है, ज्यादा है, एल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा ले लिया, अमोनिया कम है, यानी अब मान के चले कि RX लिया और अमोनिया बहुत कम लिया, तो कैसे होगा रिएक्शन। अब अमोनिया क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखिए ध्यान से, RX यहां पर RX देखिए, ये बेटा RX हुआ और ये हुआ तुम्हारा अमोनिया, ये लोन पेयर है, ये अमोनिया में लोन पेयर है नाइट्रोजन पर। क्योंकि ये लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से कैसा है, न्यूक्लियोफाइल, तो लेकिन कौन सा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, ऐसा होगा। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसी को बार बार हमें करना है तो समझ में आना चाहिए। देखिए RNH प्लस X, अब यहां पर ऐसा करता हूं मैं, ऐसे बना देता हूं, ऐसा, मतलब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, एल्काइल ग्रुप को। अब जब इसको एल्काइल ग्रुप को नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव हो गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो X पर नेगेटिव आने लगा, यानी ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटने लगेगा, सॉरी ये बॉन्ड बनने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा और ये ब्रेक होने लगेगा। क्यों, क्योंकि X क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप, अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये चला जाएगा और इधर से H आएगा, इधर से H प्लस आ रहा है, इधर से X माइनस आ रहा है, तो क्या बनेगा देखिए, RNH2 प्लस HX, और ये रही इसकी मैकेनिज्म। अब आपके पास क्या आ गया, RNH2 आ गया, RNH2 आ गया। तो अगर एक्सेस में RX क्या है, एक्सेस में अमोनिया कम है, तो ये रिएक्शन में RNH2 बन गया। बात समझ में आई? अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, वो एक्सेस में है, अमोनिया कम था, अमोनिया खत्म हो गया, अमोनिया खत्म हो गया, अब इसके अंदर कौन कौन है, रिएक्शन में कौन कौन है, देखिए रिएक्शन में ये है RX और R, अब समझिए, देखिए बेटा बात को ध्यान सुनिए, अब यहां पर पहले तो NH3 था, अब RNH2, R क्या है, प्लस आई इफेक्ट, ये क्या करेगा, पुश करेगा, यानी इसका मतलब इस काम को आसान बनाएगा, यानी ऐसा होने लगेगा। वही बात यहां हो रही है, पहले अमोनिया था, अब एल्काइल है, पहले अमोनिया था, अब एल्काइल है, अमोनिया से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसको हटाते हैं। आप सोच रहे होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, उसका इफेक्ट होता है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह बनते हैं। अब ये H हो गया, HX निकल गया, फिर आ गया RX, क्योंकि RX तो ज्यादा है, वो तो बार बार आ जाएगा भाई, क्या करेंगे। अब ये सेकेंडरी एल्काइल आ गया, पहले बना प्राइमरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल ने अटैक किया सेकेंडरी एल्काइल, अब सेकेंडरी एल्काइल अटैक करेगा। अब दो दो लोग लगे हुए, नो डाउट एक बात है, अगर आपके दिमाग में चल रही है स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन
प्लस आई इफेक्ट की वजह से रिएक्शन तो होती रहेगी भाई, रिएक्शन तो होती रहेगी, ठीक है। ये पूरा मैंने एक ही में दिखा दिया, चाहे इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं, तभी एक्सप्रेस निकला यहां से, ठीक है। अब जरा सा करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, और मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के सब बेकार है। अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठ के नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं आने वाला। मैं पढ़ाऊं या कोई दूसरा वीडियो लेक्चर देखिए या कोई दूसरा टीचर हो या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाए, अगर आप पेन कॉपी उठा करके पढ़ नहीं रहे हैं, बोल बोल के पढ़ नहीं रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं समझने के बाद, तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए ये मेरी एडवाइस है आपको, बोल बोल करके कॉपी पे लिख लिख के पढ़िए, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। तो अब ये बन गया HX। अभी बात रुकी नहीं भैया, अभी तो बात चल रही है। क्यों बात चल रही है? क्योंकि RX भी है और इनका भी मन रिएक्शन करने से भरा नहीं है, अभी इनका मन भरा नहीं है, अभी तो मन भरा नहीं है, अभी तो मन भरा नहीं है, क्योंकि अभी प्लस आई इफेक्ट है, अभी लोन पेयर है, अभी अटैक करने की क्षमता है। क्या बना देखिए, क्या बना देखिए बेटा ध्यान से, नाइट्रोजन पर अब 4 एल्काइल ग्रुप लग गए, प्लस आ गया और ये आ गया X माइनस। देखिए बेटा ये है अमोनिया, ये प्राइमरी एमीन बना, ये सेकेंडरी एमीन बना, ये टर्शरी एमीन बना और ये क्वाटरनरी सॉल्ट बना, क्वाटरनरी सॉल्ट बना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेस में अल्काइल हैलाइड ले ले और अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन होती चली जाएगी, कब तक? जब तक कि यहां पर आपका क्वाटरनरी सॉल्ट ना बन जाए। अब बेटा एक बात कंपटीशन से रिलेटेड करते हैं। हम यहां पर इसकी रिएक्शन NaOH से अगर करते हैं, हीट करते हैं इसकी रिएक्शन, तो देखो क्या होगा, RX निकल जाएगा, सॉरी NaX निकल जाएगा, NaX निकल गया, OH माइनस इसमें है, तो OH माइनस क्या करेगा, किसी एक R के साथ क्या बना लेगा, ROH प्लस R3, यानी अल्कोहल बन जाएगा। क्वाटरनरी सॉल्ट से अगर मैं NaOH से रिएक्शन कराऊं तो अल्कोहल और टर्शरी एमाइन बनेगा। इस पर IIT में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं अभी दिखाता हूं, पहले इसको देख लेते हैं इस सवाल को, फिर मैं इसे ओवर करूंगा आज की वीडियो लेक्चर को। देखिए यहां पर बेटा, अगर मैं क्वाटरनरी सॉल्ट कुछ इस तरह ले लूं, कुछ इस तरह एक क्वाटरनरी सॉल्ट ले लूं, सपोज दैट ये नाइट्रोजन है, H है, या CH3 ले लेता हूं, C2H5 ले लेता हूं, आइसोप्रोपाइल ले लेता हूं, ये आइसोप्रोपाइल हो गया बेटा। यहां पर मान लेते हैं हम H ले लेते हैं और इसको इस तरह कह देते हैं, और यहां पर मैं इसकी KOH के साथ रिएक्शन करा के हीट करता हूं। अब देखिए, अब वो कहेगा कि क्या बनेगा, सपोज दैट वो कहता है A प्लस B बनता है, सपोज वो कहता है A प्लस B, तो क्या बनेगा? ये बात साफ हो रही है कि अगर ये क्वाटरनरी सॉल्ट है तो क्या होगा, KOH हीट कर रहे हैं, अगर क्वाटरनरी सॉल्ट है तो ये अमोनिया के जैसा, अमोनियम क्लोराइड के जैसा है, देखिए N पे प्लस तो ये X माइनस हुआ, तो इसका मतलब KX तो बनेगा, देखिए KX ये निकाल लीजिए, इसकी कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है, जो A प्लस B है, यानी ये मेन प्रोडक्ट्स है A प्लस B, यानी इसमें एक अल्कोहल बनेगा, तो अब अल्कोहल कौन सा बनेगा, देखिए CH3OH बनेगा, C2H5OH बनेगा, या आइसोप्रोपेनॉल बनेगा, आइसोप्रोपेनॉल बनेगा। 3 अल्कोहल बनने के चांसेस है, CH3OH,
C2H5OH या आइसोप्रोपेनॉल, तो आप क्या सोचेंगे? आप देखेंगे जिसका कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा वही निकल के बाहर आएगा। तो कार्बोनियम आयन किसका ज्यादा स्टेबल होगा? देखिए कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये ऑर्डर होता है। तो यहाँ टर्शियरी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और कार्बोनियम आयन किसका बनेगा? आइसोप्रोपाइल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा प्रोडक्ट। ये बनेगा एक अल्कोहल, एक एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, अल्कोहल सेकेंडरी एमाइन एंड ये सेकेंडरी एमाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर H है। अगर यहां भी R होता तो टर्शियरी एमाइन बनता। और अल्कोहल किसका बनेगा? जिसका कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा। अल्कोहल किसका बनेगा? जिसका कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसका अल्कोहल बनेगा। तो ये मैंने कुछ आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई जो SN1 और SN2 के बाद बतानी चाहिए थी, वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। और अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा तो मैं एसाइल सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या बताऊंगा? एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहें। ओके, दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, कस के पढ़े। मैं लिख देता हूं यहां पर क्या आपको पढ़ना है अगले वीडियो लेक्चर के लिए। एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।